हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आज हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को इतने अच्छे से करेंगे कि ये किसी भी बच्चे को कंफ्यूजिंग और टफ ना लगे। अब सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, यानी कि आपका एक ब्लीडिंग से लेकर दूसरे ब्लीडिंग तक जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, उन्हीं इवेंट्स के सीक्वेंस को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किन के अंदर है? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन दी फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन प्यूबरिटी में होगा और द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन्स एट प्यूबरिटी एंड इज कॉल्ड एज मेनार्क। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस फेज को मेनार्क बोला जाता है और ये आपके सीज करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं अराउंड एट 50 ईयर्स ऑफ एज और उसे बोला जाता है आपका मेनोपोज। अगर हमें मेंस्ट्रुएशन को समझना है या फिर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना है तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें उसके अंदर यूटेराइन इवेंट्स, यानी कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस है उसके इवेंट्स को समझना होगा, जो ओवरी है उसके इवेंट्स को समझना होगा। दैट इज़ हमें यहाँ पे क्या हो रहा है ये चीज़ समझनी होगी और इस जगह के अंदर क्या हो रहा है हमें ये भी बहुत अच्छे से समझना होगा। हमने अपनी सहूलियत के लिए या फिर हमने अपनी ईज़ के लिए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को फर्दर फेज़ में डिवाइड किया है, जिसके अंदर हमारा आ जाता है मेंस्ट्रुएशन, सेकंड आ जाएगा फॉलिकुलर फेज़ या फिर प्रोलिफरेटिव फेज़, 14th डे पे हमारा होता है ओव्यूलेटरी फेज़ एंड उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज़ या फिर सिक्रेटरी फेज़। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो उसके बाद फिर से हमारा यही सेम साइकिल रिपीट हो जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी एंड देन हमारा आ जाएगा ल्यूटियल फेज़। अब इस साइकिल को डिटेल में समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास में एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं दो पार्ट्स, एक होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होगा हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है जिसमें से और रिलीज करता है, जिसमें से हमारा एक है एफएसएच। एफएसएच जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड जो हमें अभी पता करना है या पढ़ना है वो है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो यानी कि हमारा सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है जिसमें से हमें अभी के लिए सिर्फ दो पता होने चाहिए, एफएसएच और एलएच। एफएसएच जिसे हम बोलेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच जिसे हम बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब हम देखेंगे कि इन हार्मोन्स के नाम भी इनके काम के बेसिस पर ही दिए गए हैं। अब उससे पहले साथ में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा यूट्रस है, इस यूट्रस के सबसे अंदर वाली लाइनिंग को बोला जाता है हमारा एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हमारी ये एंडोमेट्रियम ही है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं? साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि ये हमारी बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। और इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी प्रेगनेंसी को स्टे कराना है या फिर अगर हमें कंसीव प्रेगनेंसी को इम्प्लांटेशन करवाना है। अब फॉर एग्जांपल हमें क्या चीज़ पढ़नी है? सबसे पहले हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होगा? पहली चीज़ ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ है वो हमारा 3 से 5 दिन तक हमारा लास्ट करता है। इसके अंदर जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो हमारी टूट जाती है और वो हमारी जब लाइनिंग टूट जाती है तो उस लाइनिंग के साथ में उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में हमारे वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स हमारी ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्लस साथ में इसके अंदर जो भी ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग और इसके साथ में जो इसके ब्लड वेसल्स हैं वो टूट कर हमारे लिक्विड फॉर्म में इस वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही हमारे 5th डे के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद हुए, दैट इज़ हमारा ब्लीडिंग रुक गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया,
तो अब हमारा क्या होगा, फॉलिकुलर फेज शुरू होगा। फॉलिकुलर फेज में हमारा मेन काम आता है हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। नॉर्मली हमारे फॉलिकुलर फेज के अंदर हमारा LH का लेवल भी इंक्रीज करता है और FSH का लेवल भी इंक्रीज करता है। लेकिन जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के अंदर अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तो वो हमारा जाता है FSH को, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है, ये क्या करेगा, हमारे फॉलिकल्स का ग्रोथ कराएगा। अब हमारे फॉलिकल्स क्या हैं, बेसिकली क्या था कि जब oogenesis हुआ तो oogenesis के बाद जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास में अभी ये एक फीमेल बेबी है, तो इसके अंदर इस फीमेल बेबी की ओवरी के अंदर इस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, इस टाइम पे हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte, और इस सेकेंडरी oocyte हमारा ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंडेड होगा। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और इस स्टेज में जब ये होगा तो इसे बोला जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। जैसे जैसे एक फीमेल चाइल्ड बड़ी होती है तो ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल हैं, इन प्राइमोडियल फॉलिकल के अराउंड हमारी जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स की थिकनिंग है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे करके जब हमारा एक लड़की प्यूबरिटी में एंटर करती है या उसे प्यूबरिटी हिट होती है, जब उसका फॉलिकुलर फेज शुरू होता है तो उसके अंदर क्या होगा कि इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होगा और धीरे धीरे करके प्राइमरी फॉलिकल, जो फॉलिकल का ग्रोथ है वो हमारा आता है oogenesis के टॉपिक के अंदर, जिससे हमारा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। अब जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल बना वो हमारा मैच्योर फॉलिकल है। तो क्या हमारा सिर्फ एक ही फॉलिकल था जो हमारा मैच्योर होगा? तो हाँ, हमारा सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है वो हमारा 8 से 12 फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो बाकी सबका क्या हो गया? बाकी सबका हो गया एट्रीजिया, यानी कि वो हमारे हो गए खत्म। अब 8 से 12 ने डेवलप करना शुरू किया, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर हो पाया। अब जब ये हमारा मैच्योर हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं हमारा ग्रेफियन फॉलिकल। अब इस ग्रेफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो इसके अंदर क्या है, एक एंट्रम। अब एंट्रम का मतलब क्या होता है? एंट्रम का मतलब होता है कैविटी। ओके, एंट्रम का मतलब हुआ कैविटी, और इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड। और इसी की वजह से जो हमारे ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, जो भी हमारा ग्रोइंग फॉलिकल होगा वो क्या करेगा? हमारा एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करेगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे हमारा फॉलिकल मैच्योर हो रहा है वैसे वैसे ही हमारे साइकिल के अंदर एस्ट्रोजन का, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। अब ओव्यूलेशन से जस्ट पहले जो हमारा एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ इसे बोला जाता है हमारा एस्ट्रोजन सर्ज। जो हमारा LH सर्ज से थोड़ा सा पहले आता है, या हम कह सकते हैं कि ये हमारा LH सर्ज से एक दिन पहले आता है। अब ये LH सर्ज क्या है? जब हमारा साइकिल का अराउंड 14th डे होता है तो उसके अंदर होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा कि जब हमारा LH, अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है कि ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, यानी कि अराउंड 12 आवर्स पहले मेरा LH और FSH दोनों का लेवल इंक्रीज करता है, और उस लेवल के इंक्रीज करने को ही, इस LH के लेवल को इंक्रीज करने को ही, जब मेरा LH का लेवल इंक्रीज करता है, सडन राइज करता है, जब वो एकदम से बढ़ जाता है तो उस सडन राइज को ही बोला जाता है मेरा LH सर्ज। इस LH सर्ज की वजह से ही क्या होता है? ओव्यूलेशन। तो यानी कि हमारा कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी है? वो है हमारा LH सर्ज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओव्यूलेशन के लिए। अब इस
LH सर्ज से हमारा क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया। तो यानी कि अब हम क्या माने कि ओव्यूलेशन हो गया, अब हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम खत्म हो गया? नहीं, हमने देखा कि FSH का नाम है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट मीन्स हमारा ये फॉलिकल का ग्रोथ करा रहा है, उसका तो हमने नाम के साथ में रिलेशन देख लिया। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा जो LH है जिसका नाम था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो इसका नाम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्यों पड़ा? अब जब हमारा शुरू होता है ल्यूटियल फेज, इस ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होगा, दैट जैसे ही हमारा ओव्यूलेशन हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी का बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल था, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर सारा का सारा जो फ्लूइड था, जो उसका फ्लूइड था वो तो कर जाता है ऊज आउट यानी कि हमारा जो जितना भी फ्लूइड था वो सबका सब बाहर निकल गया। अब हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा हमारा ग्रेन्युलोसा सेल्स प्लस साथ में जो हमारे थीका सेल्स थे। अब ये जो थीका सेल्स हैं ये भी फर्दर आगे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास में थीका इंटरना, दूसरा होता है हमारे पास में थीका एक्सटर्ना। अब जो थीका इंटरना है वो हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल था रिलीज करवाने के लिए एस्ट्रोजन। तो जो हमारा LH हार्मोन है वो क्या करेगा, वो हमारा ग्रेन्युलोसा सेल्स प्लस हमारे जो थीका इंटरना सेल्स हैं, जो हमारा LH हार्मोन है वो ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स के ऊपर काम करके इन्हें कन्वर्ट करा देता है हमारे ल्यूटिन सेल्स के अंदर। अब ये ल्यूटिन सेल्स क्या करते हैं, साइज के अंदर इंक्रीज करते हैं। जब ये साइज में इंक्रीज करते हैं और साथ में इसके अंदर हो जाता है लिपिड इंक्लूजन्स, और ये हो जाते हैं येलो कलर के। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है ल्यूटेनाइजेशन, और इससे हमारा बनकर तैयार होता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारा रिलीज कराता है या रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसका काम क्या होगा, उसका काम है एंडोमेट्रियम को वापस से रीजेनरेट कराना। अब अगर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव करके उसे इम्प्लांट करवाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो। अब क्या हमारी एंडोमेट्रियम जो रीजनरेशन है मेन तो हमारी वो होगी ल्यूटियल फेज के अंदर ही, बट क्या वो हमारी फॉलिकुलर फेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती? नहीं, जो हमारा फॉलिकुलर फेज है इसके अंदर एक तो हमारे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, दूसरी चीज़ हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो रीजेनरेट करती है, वो धीरे धीरे करके अपने आप को बनाना शुरू करती है। अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा एस्ट्रोजन है कहीं ना कहीं वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो धीरे धीरे करके उसे रीजनरेट कराए, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे मेंटेन करने के लिए। बट अगर नीट के अंदर MCQ आए कि रीजनरेशन और मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम प्रेफर करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होगा जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, दैट इज LH हार्मोन की वजह से ल्यूटेनाइजेशन हो गया और हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है। अब ये जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है ये हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारा स्टे लंबा करता है, दैट इज़ ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट करना शुरू कर जाता है, दैट इज़ ये हमारा अराउंड जो हमारा 26th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उस पे ये हमारा मोस्टली डीजेनरेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब हमारा 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ था उसके अराउंड 8th या 9th डे पे ये डीजेनरेट करना शुरू करता है, और अराउंड 12th डे पे ओव्यूलेशन के 12th 12 दिन के बाद ये मोस्टली कंप्लीटली डीजेनरेट कर जाता है। अब इसके डीजेनरेट करने से क्या होगा, इसके डीजेनरेट करने से हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने वाला कोई रहा नहीं ऐसे, तो यानी कि जो मेरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, सडन ड्रॉप कर जाएगा। तो यानी कि जो मेरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन
इनका लेवल है ये ड्रॉप करेगा, और अगर ये ड्रॉप करेगा तो यानी कि जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो अब मेंटेन नहीं रह पाएगी, और अल्टीमेटली दोबारा फिर से क्या शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब उस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हुआ, वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस में। अब अगर हम इस कैलेंडर के थ्रू अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने की ट्राई करें, तो अगर किसी गर्ल को फर्स्ट टाइम मेंसेस 1 फेब को हुए हैं, दैट इज़ ये क्या है, उसकी ब्लीडिंग का फर्स्ट डे है, तो यानी कि उसकी ब्लीडिंग 3 to 5 डेज तक रहेगी। यहाँ तक हमारा हो गया मेंस्ट्रुएशन। फिर उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज हमारा कब तक रहेगा, जब हमारा फॉलिकल डेवलप हो रहा है अराउंड यहाँ तक। उसके बाद हमारा 14th डे पे हमारा क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। अब 14th डे पे ओव्यूलेशन होने के बाद हमारा शुरू हो जाएगा वापस से ल्यूटियल फेज। तो अब हम बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो हमें हो जाती है ब्लीडिंग। तो क्या हम हमेशा हर बार ऐसा माने कि अगर किसी इंसान को ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो वो प्रेग्नेंट है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मेंस्ट्रुएशन या हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है हमारे स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ की वजह से। तो यानी कि हम हमेशा ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग नहीं हो रही है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। दैट ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट अ इंडिकेटिव ऑफ अ प्रेगनेंसी। अब उन फीमेल्स की बात करते हैं जिन फीमेल्स के अंदर साइकिल 28 डेज़ की जगह हमारा 45 या फिर इससे ज़्यादा दिन का हो जाता है। तो क्या उसके अंदर हमारा जो साइकिल है वो कहाँ डिफ़र करता है? हमें इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा एक बार हमारा ओव्यूलेशन हो गया तो ये चीज़ फॉर श्योर है कि उसके 12 to 14 डेज़ के बाद आपको ब्लीडिंग होगी ही होगी। तो यानी कि जिन लोगों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है 45 डेज़ की या फिर 50 डेज़ की या 60 डेज़ की है, तो उनके अंदर जो ड्यूरेशन ज़्यादा होती है वो किस फेज़ की होती है? उनके अंदर जो ड्यूरेशन ज़्यादा होती है वो होगी आपके फॉलिकुलर फेज़ की। अ क्विक रिव्यू ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो हमने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को टोटल 4 फेज़ में डिवाइड किया है। मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज़, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज़, जिसे हम सिक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं। ये टोटल ऑन एन एवरेज 28 to 29 डेज़ का साइकिल होता है, जिसमें से मेंस्ट्रुएशन हमारा 3 to 5 डेज़ तक लास्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा फॉलिकुलर फेज़ आता है जिसमें हमारे फॉलिकल्स का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। अब इस फॉलिकुलर फेज़ के अंदर यूट्रस के अंदर भी चेंजेस आते हैं और हमारी ओवरीज के अंदर भी चेंज आते हैं, और इस टाइम पे धीरे धीरे करके LH और FSH का लेवल इंक्रीज करना शुरू करता है। देन जब हमारा साइकिल का मिड पहुंचता है, यानी कि जब 14th डे आता है, जब हमारा ओव्यूलेशन होता है, उससे थोड़ा सा टाइम पहले हमारा LH और FSH दोनों का लेवल पीक पकड़ता है। दैट इज़ दोनों का लेवल बहुत एकदम से सडन राइज करता है, जिसे हम बोलते हैं LH सर्ज। अब हमारे LH के राइज करने को ही LH सर्ज बोला जाता है। अब इस LH सर्ज के बाद ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, जो बचा कुचा मटेरियल था दैट इज़ जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका इंटरना थे वो ल्यूटिन सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और उस ल्यूटिन सेल्स के कन्वर्ट होने के बाद वो हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम था उसके अंदर जो ल्यूटिन सेल्स थे वो ल्यूटिन सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं। उस हार्मोन का नाम आता है हमारे पास में इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है, LH और FSH के लेवल को इंक्रीज करने नहीं देता है। तो हम ये चीज़ बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि जब हमारा ल्यूटियल फेज है तो उस टाइम पे हमारा LH और FSH दोनों का ही लेवल कम है, ज़्यादा नहीं है। हमारा सिक्रेटरी फेज के अंदर जो हार्मोन्स काम कर रहे हैं वो हैं हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सो थैंक यू।